रबर हम लोग पढ़े थे मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। पहला था प्राकृतिक रबर और दूसरा हम लोग का है संश्लिष्ट रबर या इसी को बोलते हैं संश्लेषित रबर या इसी को बोलते हैं कृत्रिम रबर या मैडमेन रबर इसी को बोला जाता है। तो देखो पहला बात क्या, आखिर संश्लेषित रबर कहेंगे किसको, तो किसको कहेंगे, तो वैसा रबर जिसे कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बनाया जाता है उसी को संश्लेषित रबर कहते हैं। और संश्लेषित रबर और प्राकृतिक रबर दोनों अलग अलग हो जाता है, क्या कि प्राकृतिक रबर तुरंत पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, उससे सामान नहीं बनाया जा सकता, बताया था ना। फिर उसको कठोर करने के लिए सल्फर, फिर उसको काला करने के लिए कार्बन या मीथेन का ऐसा का प्रयोग करते थे। तो दोनों अंतर होता है, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत गुण मैच करता है, तो आखिर दोनों रबर ही ना, तो थोड़ा बहुत गुण मैच करता है। और संश्लेषित रबर जो होता है से बहुत प्रकार का होता है, जिसमें हमने 3 गो मुख्य जो है उसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नियोप्रीन रबर, दूसरा पढ़ेंगे ब्यूना एस रबर और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्यूना एन रबर। तो नियोप्रीन रबर लिख के डैश देंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे नियोप्रीन रबर, यानी कि नियोप्रीन रबर का यूज क्या है, बनता कैसे है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से याद करना है कि नियोप्रीन रबर का आखिर मोनोमर क्या होता है, एकलक क्या होता है। तो देखो जी बताया था ना कि इस साइड जो रहता है एकलक यानी कि मोनोमर और उस साइड रहता है पॉलीमर। तो यहाँ से याद कर लेंगे कि नियोप्रीन जो रबर है ना उसका मोनोमर कौन होता है, क्लोरोप्रीन। यानी हमको नियोप्रीन रबर बनाना हो तो पहले क्या चीज जुगाड़ करना पड़ेगा, क्लोरोप्रीन का। तो क्लोरोप्रीन का यही स्ट्रक्चर है जी, देख लो CH2 डबल बॉन्ड CCl CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड। ऐसा ये पढ़े थे ना आइसोप्रीन, याद है, आइसोप्रीन में Cl के जगह था CH3 और CH3 के जगह पर आ गया Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो जब क्लोरोप्रीन को बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है, जब क्लोरोप्रीन को बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोप्रीन के आगे लग जाएगा पॉली, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलिक क्लोरोप्रीन हो सकता है। और पॉलिक क्लोरोप्रीन को ही क्या बोल दिया जाता है, नियोप्रीन। अभी जो नियोप्रीन रबर जो है सब बहुत कठोर होता है, ठीक ना, एक तरह से प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है। नियोप्रीन रबर कठोर होने के चलते प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है। अब ये ऐसा रबर है जिस पर अम्ल और क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल एवं क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जल्दी गलेगा नहीं, एकदम हार्ड रहेगा, कठोर रहेगा, जल्दी गलेगा नहीं। और ये जो होता है से अदहनशील के अंतर्गत आ जाता है, अदहनशील यानी कि एक तरह से जलता भी नहीं है, यानी कि बहुत कम, न के बराबर जलता है। और उसके बाद इसका यूज जो है मेन रूप से 2 यूज है, गैसकेट का यूज है और हॉजेज बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक ना, इस सब रबड़ के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्यूना एस रबर। तो देखो जो ब्यूना एस रबर है ना इसमें मोनोमर की संख्या 2 होता है। ब्यूना एस रबर में मोनोमर क्या गो रहता है, 2 गो, एक है ब्यूटाडाइन और दूसरा है अस्टाइरिन, ठीक। इसका भी संख्या बहुत सारा है और इसका भी संख्या बहुत सारा है और सोडियम उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण यानी कि रिएक्शन करवा रहे हैं। अब बात है कि ब्यूना एस रबर में याद कैसे रहेंगे, तो देखो ब्यूना से याद कर लेंगे ब्यूटाडाइन, याद रहेगा जी, नहीं क्या जैसा लग रहा है, ब्यूना से याद कर लेंगे ब्यूटाडाइन और एस से अस्टाइरिन, तो काम तो हो गया। ब्यूना एस रबर में मोनोमर काची काची रहता है, तो ब्यूना से ब्यूटाडाइन और एस से अस्टाइरिन यानी कि ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन दोनों मोनोमर रहता है ब्यूना एस रबर में। और उत्प्रेरक का काम करता है सोडियम, और जब बहुलीकरण की क्रिया कराते हैं तो रिएक्शन करके कुछ ऐसा बनता है और इसी को नाम दे दिया जाता है ब्यूना एस रबर। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो जब ब्यूटाडाइएनी एवं अस्टाइरिन को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है तो ब्यूना एस रबर का निर्माण होता है और इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है टायर एवं ट्यूब बनाने में। पढ़े थे ना कि टायर ट्यूब एक प्रकार से रबर ही रहता है, रबर का ही टायर ट्यूब बनता है। और रबर में भी प्राकृतिक रबर ना क्या कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, संश्लिष्ट रबर, और संश्लिष्ट रबर के भी बहुत टाइप है, कोई थोड़ा मुलायम है, कोई हार्ड है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसमें ब्यूना एस रबर का ही टायर एवं ट्यूब बनाया जाता है। तो नोट करेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्यूना एन रबर। तो इसमें भी 2 गो मोनोमर रहेगा, कौन कौन, ब्यूटाडाइन और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। ब्यूना से याद कर लेंगे ब्यूटाडाइन और एन से याद कर लेंगे एक्रिलोनाइट्राइल, एन से नाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये आपका हो गया ब्यूटाडाइन और ये एक्रिलोनाइट्राइल।
दोनों मोनोमर को पेरोक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में, पेरोक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में बहुलीकरण की क्रिया कराया जाता है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होकर बनेगा और इसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया जाता है, ब्यूनाएन रबर। और सब रबर का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे इसका उपयोग किया जाता है तेल सील बनाने में, फिर उसके बाद लिखा हुआ है टंकी के अस्तर बनाने में। अस्तर माने एक पतला परत ऊपर से, ठीक ना। पॉलीमर जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है जैव निम्नीकरणीय बहुलक, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो देखो जी, जैव निम्नीकरणीय बहुलक किसे कहते हैं, तो वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित। अपघटित मन एक तरह से टूट जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक। और इसका दो गो फेमस एग्जाम्पल है, याद कर लेंगे। एक है आपका क्या, PHBV, ये बहुलक के नाम है, अब बहुत बड़े को नाम है, अपना बैठ के याद करते रहेंगे, ठीक ना। और दूसरा आपका है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं नाइलॉन 2,6। जैसे हमने पढ़ा ना नाइलॉन 6 इससे पहले, आगे पढ़े थे नाइलॉन 6,6, तो वैसी है नाइलॉन 2,6, ये भी बहुलक है। और PHB भी क्या है, बहुलक है। लेकिन ये दोनों जो फेमस एग्जांपल है किसका है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक का। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है, सड़ गल जाता है। और इसका एक उल्टा हो जाएगा, जैव अनम्नीकरणीय बहुलक हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक कहते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। और पॉलीमर जो चैप्टर है सब समाप्त।